हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं एक ऐसे घटनाक्रम पर जिक्र करने जा रहा हूं जो जिसमें भारत शामिल है और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा भारत दोनों से संबंधित है। यानी घरेलू मामले में से भी संबंधित है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से भी संबंधित है। ये दोनों में कॉमन है क्योंकि भारत इसमें शामिल है। तो इसे आप जिस तरह से देखना चाहें उस तरह से देख सकते हैं। यह यूपीएससी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। आप सभी लोगों को पता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत इसमें अस्थायी एक सदस्य है और सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इसमें पांच पांच स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। भारत इसकी 2020 में अध्यक्षता ग्रहण किया था, जो 2022 में खाली कर दिया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अस्थायी सदस्यों का 2 साल का कार्यकाल होता है। अस्थायी सदस्य तो परमानेंट होते हैं, इनको P5 के नाम से जाना जाता है। ये पांचों जो है ये न्यूक्लियर पावर स्टेट भी हैं। अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। आप सभी लोगों को ये भी पता है कि चीन को इसमें शामिल कराने का श्रेय पंडित नेहरू को जाता है, जो 1971 जो 64 में भले ही मर गए हों, लेकिन उन्होंने मरने के पहले इसकी पुरजोर वकालत की। उनका मानना था, ये विपिन चंद्रा साहब लिखते हैं कि भाई चीन एक अलग थलग रहेगा तो एक अलग तरीके का गैर जिम्मेदाराना हरकत करेगा, उससे भारत को नुकसान हो सकता है। लेकिन जब विश्व बैंक में विश्व व्यवस्था में शामिल हो जाएगा तो वह एक जिम्मेदार देश की भांति व्यवहार करेगा, जिससे इनडायरेक्टली भारत को फायदा हो सकता है। हालांकि उनकी यह नीति काम नहीं कर पाई और 1962 में अंततः चीन ने भारत के पीठ में छुरा भोंक ही दिया। 1971 तक वैसे भी रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको हम लोग ताइवान के नाम से जानते हैं, वह चीन का रिप्रेजेंटेशन करता था। लेकिन 1971 के बाद चाइना, जो कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है, वह चीन का रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व करने लगा। उसके बाद वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी बन गया। 1953 में यह ऑफर वैसे भारत के लिए था, लेकिन भारत ने अपनी जगह चीन को आगे कर दिया था। खैर, वो तो इतिहास की बातें हैं, हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि इस समय पी हरीश शाह भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। पी हरीश नाम है उनका, हरीश, HARISH। और वह सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य हैं 5, उनके द्वारा तकनीकी आधार पर किसी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को होल्ड लगा देना, माने वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित ना हो, इस मामले में अपना वीटो लगा देना, निषेधाधिकार लगा देना, बिना ग्राउंड को क्लियर किए हुए, बिना ये चीज़ पब्लिक किए हुए। क्योंकि कुछ ही लोगों को पता होता है किस आधार पर उन्होंने ये तकनीकी अवरोध उत्पन्न किया है। लेकिन तकनीकी रूप से उस पर रोक लगा देना कि भाई वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित ना होने पाए। विशेष करके वो चीन को आड़वा थे ले रहे थे। अभी हाल में मसूद अजहर, जो कि जैश ए मोहम्मद का फाउंडर है, उसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने की बात थी, तो चीन ने टेक्निकल होल्ड लगा दिया। अब चीन के ही कुछ खास लोगों को ये पता है किस आधार पर लगाया है, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसको लेकर के उन्होंने बहुत गुस्सा व्यक्त किया है और देशों का आह्वान किया है कि भाई वो इस व्यवस्था में बदलाव के लिए तैयार रहें। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो उस पे अल-कायदा पे 1267 रेजोल्यूशन संकल्प है, वो पारित हुआ था अल-कायदा को लेकर के, जो अमेरिका के हितों को फेवर करने वाला। उसमें कोई इफ बट नहीं था। उसमें बिना किसी रिजर्वेशन के सभी देशों ने उसका समर्थन किया था और उसमें आतंकवाद को खूब ठीक ढंग से परिभाषित भी किया गया है। एक्चुअली पी हरीश साहब उसे सभी मामलों में लागू करने की बात करते हैं
और कहते हैं भाई तकनीकी आधार पर अगर आप किसी आतंकवादी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित होने से रोकते हैं तो उसका पूरा खुलासा बताइए, ताकि अन्य देशों को भी पता लगे भाई किस आधार पर आपने पाबंदी लगाई है या आप किस आधार पर आपने इसे रोका है। दूसरे शब्दों में, किसी इंसान को जो कि दूसरे देश में भारी क्षति पहुंचाता है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के मामले में रोड़ा अटकाने वाले आप कौन होते हैं? ग्राउंड क्या है आपका? केवल ये कह देना कि भाई तकनीकी आधार पर हम इसमें होल्ड कर रहे हैं इसको, ये तो कोई बात नहीं हुई। बने अब तो घोषित हो गया, दो बार या 3 बार चीन ने इस पर तकनीकी पाबंदी लगाई थी मसूद अजहर के मामले में, और भारत को इससे काफ़ी चिढ़ हो रही थी। लेकिन चीन हमेशा से भारत के विरुद्ध काम करता, भले ही भारत के साथ मिल करके काम करने को राजी है। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका में आ गए हैं, इस वजह से उसको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भले ही चीन की तारीफ करें व्यापारिक नजरिए से, लेकिन है फेवर वो करेंगे युद्ध के दौरान भारत को ही, और भारत और अमेरिका दोनों मिल जाएंगे तो पाकिस्तान अलग थलग हो जाएगा, फिर चीन के लिए आफत हो जाएगी। यानी उनके रहते हुए चीन ताइवान पर भी हमला नहीं कर पाएगा, भारत तो भारत है। तो इस प्रकार से पूर्वी लद्दाख में भी वो भारत के साथ मिलकर काम करने को राजी हो रहा है। यानी चीन के सुर बदल रहे हैं। उनके वांग यी जो विदेश मंत्री हैं वो विदेश में भी जाकर यही बोलते हैं, और जयशंकर सुब्रमण्यम जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, उनके साथ मिलकर के तो उन्होंने 2-2 बार इस बात को दोहराया है कि भारत और चीन एक साथ मिलकर के काम करें। तो पी हरीश ने चीन को आड़े हाथों लिया, नाम तो नहीं लिया है, लेकिन सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत किया है। और आपको हम बताते चलें, भारत बहुत दिनों से यह वकालत कर 1996 से इस बात की वकालत करता आ रहा है। एक्चुअली 1996 में कॉम्प्रिहेंसिव CCIT कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म नामक एक प्रस्ताव लेकर भारत आया था, लेकिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और गल्फ कंट्रीज के अपने अपने हितों के टकराहट के कारण जो है यह पारित नहीं हो पाया। यह कन्वेंशन अभी तक संबंधित प्रस्ताव जो है यह विचाराधीन ही है, यूनाइटेड नेशंस के अभी तक पारित नहीं हो पाया है। इसका मतलब कि आतंकवाद की कोई वैश्विक परिभाषा नहीं बन पाई है। अपने अपने सहूलियत से सब आतंकवाद को परिभाषित करते हैं। भारत इसी का विरोधी है। तो भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आमूलचूल बदलाव चाहता है। वो चाहता है कि भाई इसमें जो अनुच्छेद 119, 120, 118 है, सॉरी, जो सैन फ्रांसिस्को चार्टर उसके अनुच्छेद 118, 119 के अनुसार सुरक्षा परिषद में बदलाव होना चाहिए। और बदलाव इस प्रकार से हो कि भारत को अस्थायी सदस्यता दिलाई जाए। और जो तकनीकी आधार पर देश बोल देते हैं भाई हम तकनीकी आधार पर ये होल्ड लगा रहे हैं, ये रोक लगा रहे हैं, तो वो बतावें, खुलासा करें कि किस आधार पर उन्होंने किसी व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित होने से रोका है। आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी एक बार घोषित हो जाता है कोई व्यक्ति, तो उसके सभी बैंक खाते सील हो जाते हैं, किसी भी देश में गिरफ्तार किया जा सकता है, उसके खिलाफ आपराधिक मामला कहीं भी चलाया जा सकता है। यानी वो अपना देश छोड़ करके कहीं भी जाएगा तो उसके लिए आफत है, उसके लिए मुसीबत है। अपने देश में भी वो तभी रह सकता है जब वो छुप करके रहे और वह देश उसको सपोर्ट करता हो या उस देश का ही पाला पोसा हो। मोटे तौर पर पाकिस्तान मसूद अजहर को सपोर्ट करता है। मसूद अजहर के कैंप पर ही बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ था, ये आप सभी लोगों को पता है। बहरहाल आगे क्या होगा इस बारे में, जैसा होगा वैसे हम चर्चा करेंगे आपसे आगे। आप सभी लोग पता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत भारत तब से करता आ रहा है जब 1996 में CCIT पारित हुआ था। मैंने इसको पहले ही बताया है। 2003-2002 से और ज़्यादा मुखरित हुआ है, खास 2003 से, जब G4 यानी जर्मनी, ब्राज़ील, भारत और जापान को लेकर के एक वो बना था, संगठन बना था, जिस अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका उद्देश्य था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करना। लेकिन यशवंत सिन्हा जो कि इसके कर्णधार कहे जाते हैं, वो उस समय विदेश मंत्री थे, वो कहते हैं भाई गांधी बांधने से थोड़े काम चलता है, अपने अकेले अकेले वकालत करिए।
अब जैसे चीन है, दक्षिण अफ्रीका को पुचकारता है भाई वो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने की काबिलियत रखता है भारत की जगह। दक्षिण कोरिया है वो जापान का विरोध करता है, इटली है वो जर्मनी का विरोध करता है, अर्जेंटीना है वो ब्राजील का विरोध करता है। तो सब जगह विरोधी स्वर मुखरित होते रहते हैं। ऐसी दशा में कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने, इसको लेकर के बहुत सारे मामलों में तकरार है। देखना है रिजाली फार्मूला या कोफी अन्नान जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रह चुके हैं, वर्ष 2000 तक थे संभवतः वो, उन्होंने जो वकालत किया है सुधार के लिए देखना। और बान की मून जो कि वर्तमान जो महासचिव उनके पहले जो बान की मून दक्षिण कोरिया के रहने वाले बान की मून साहब महासचिव थे, उन्होंने भी इसकी वकालत किया था। उसके पहले कोफी अन्नान साहब के पहले बुतरस बुतरस घाली थे, वो इजिप्ट के रहने वाले थे, उनने भी इसकी वकालत किया था। और वर्ष 2000 के आसपास ही रेजाली फार्मूला भी आया था। उसके पहले अटलांटिक परिषद ने भी इस संबंध में कुछ बातें कही थी। देखना है इन सबको देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार होता है कि नहीं होता है। मुझे तो उम्मीद बहुत कम लगती है, क्योंकि बहुत दिनों से इसकी आवाज़ उठ रही है। भारत यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम में भले सबसे बढ़ चढ़ करके कंट्रीब्यूट करता हो, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी बढ़ चढ़ करके कंट्रीब्यूट करता हो, भले ही वो यूनाइटेड नेशंस के तमाम संगठनों में और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता हो, शांति सेना में भी अपने यहाँ से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद सबसे ज़्यादा सेना भेजता हो, बावजूद इसके भारत की आवाज़ कहाँ तक सुनी जाएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये देखना बहुत ही हम लोगों के लिए दिलचस्प होगा। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपसे बताया जाएगा। धन्यवाद।